हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू दिस चैनल। पिछली वीडियोस में हमने देखा कि हम किस तरीके से यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की हेल्प से एचसीएफ निकाल सकते हैं। आपने पुरानी वीडियोस चेक करी होंगी, उसमें आपने प्रॉपर लॉन्ग डिवीजन मेथड जैसे आप छोटी क्लास में करते थे वो पूरा सीखा। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, सो टुडे वी विल डू 1.2 एक्सरसाइज, जिसमें हम फैक्टर्स, मल्टीपल्स, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, ये सब क्या होते हैं वो पढ़ेंगे और अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फैक्टर्स। आप सबको पता है, आपने नाम सुना होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं? आपने बहुत बार फैक्टर्स निकाले होंगे नंबर्स के, मल्टीपल्स निकाले होंगे, पर आपको कंफ्यूजन हो जाती है फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं और दोनों में डिफरेंस क्या होता है। सपोज अगर मैं कहूँ 24 के फैक्टर्स बताओ या फिर 24 के मल्टीपल्स बताओ, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि 24 के फैक्टर्स क्या लिखें, हम 24 के मल्टीपल्स क्या लिखें। हमको 24 की टेबल के नंबर्स लिखने हैं कि 24 की टेबल में जो आते हैं, या फिर 24 जिन नंबर से डिवाइड हो सकता है जो आप इस तरीके से निकालते हो ऐसे निकालने हैं। आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हो। सो आज हम देखते हैं फैक्टर्स क्या होता है। फैक्टर होता है वो छोटा नंबर इन द सेंस वो प्राइम नंबर जो इस पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड करे। दैट इज व्हाट वी कॉल फैक्टर। जैसे 24 के अगर आपको फैक्टर निकालने हैं तो यूजिंग दिस मेथड, जिससे आप हमेशा निकालते हो इस तरीके से। सबसे पहले आप सबसे छोटा नंबर ढूंढते हो। अगर आपको 24 के फैक्टर्स निकालने हैं तो आप 24 में सबसे छोटा नंबर ढूंढोगे जिसकी टेबल में 24 आता है। सो 2 इज देयर, 2 से हमने डिवाइड करा इसको, तो यहाँ पर 12 आया। अब 12 को देखेंगे हम अगेन कि 12 कौन से सबसे छोटे नंबर से जाता है। 2 की टेबल में भी 12 आता है। अगेन 2 से गया, 2 6 12, नाउ 6, 2 3 6 और 3 आता है 3 की टेबल में। सो 3 1 3। सो 2 and 3 दीज आर फैक्टर्स, राइट। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 यहाँ पर 3 बार रिपीट हो रहा है, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3। सो 24 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं? 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3। फैक्टर्स मतलब वो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई कर ओरिजिनल नंबर आता है 24, मीन्स जिसके तुम फैक्टर्स निकाल रहे हो। दैट इज व्हाट वी कॉल फैक्टर। सो 2 इज अ फैक्टर, 3 इज अ फैक्टर। नाउ व्हाट इज मल्टीपल? मल्टीपल मीन्स इसके मल्टीपल, इसको आपने किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया और जो आंसर आया दैट इज द मल्टीपल। जैसे 24 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 आएगा। सो 24 इज द मल्टीपल ऑफ 24। अगर हम 24 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 48 आएगा। तो 48 इज ऑल्सो द मल्टीपल ऑफ 24। तो मल्टीपल्स होते हैं जो उस नंबर की टेबल में आते हैं, और फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जिनकी टेबल में वो ओरिजिनल नंबर आता है। सो आई होप आपको फैक्टर्स और मल्टीपल्स में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। आपने अपनी छोटी क्लासेस में देखा होगा 8th 9th क्लास में कि प्राइम नंबर किसको बोलते हैं। सो प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो किसी और नंबर की टेबल में नहीं आता, सिर्फ अपनी और 1 की टेबल में आता है। जैसे 2 किसकी टेबल में आता है? 2 अपनी ओरिजिनल टेबल में, मीन्स 2 की टेबल में आता है, और 1 की टेबल में आता है। 1 की टेबल में तो सारे नंबर्स आते हैं, तो 2 अपनी टेबल में आता है और 1 की टेबल में आता है। इट मीन्स 2 इज द प्राइम नंबर। अगर हम 3 की बात करें, 3 भी अपनी टेबल में आता है और 1 की टेबल में आता है, तो वो हो जाएगा प्राइम नंबर। अगर हम 4 की बात करें तो 4 अपनी और 1 की टेबल में तो आता ही है, साथ में 2 की टेबल में भी आता है, राइट। और वो 2 की टेबल में भी आता है, मीन्स एक और टेबल में आता है। तो 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर हम बोलते हैं, प्राइम नंबर होते हैं जो जिसके फैक्टर्स होते हैं 1 मीन्स 1 उसका फैक्टर होता है, 1 की टेबल में आता है वो नंबर, एंड द नंबर इटसेल्फ। द नंबर इटसेल्फ मीन्स जो खुद की टेबल में आए और जो 1 की टेबल में, जिसका फैक्टर क्या होता है? 1 फैक्टर होता है और वो नंबर खुद अपना फैक्टर होता है।
उसके अलावा उसका कोई और फैक्टर नहीं होता। बट अगर हम यहाँ 4 की बात करें, 4 का फैक्टर 2 भी आ रहा है, तो 2 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो जो प्राइम नंबर्स नहीं होते, मीन्स जो किसी और के टेबल में भी आते हैं, उनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। सो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। अब 2 कौन से फैक्टर्स? एक तो नंबर 1 और वो नंबर खुद ओरिजिनल नंबर इटसेल्फ। तो अगर कोई नंबर है वो 1 के टेबल में भी आ रहा है और अपने टेबल में खुद आ रहा है, वो प्राइम नंबर होगा। बट अगर वो किसी और के टेबल में भी आ रहा है तो उसको बोलेंगे हम कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन सेम है, वो नंबर जो प्राइम नंबर नहीं होते वो होता है कंपोजिट नंबर। अब अगर हम 1 की बात करें, अब बाकी सारे नंबर्स को तो कैटेगराइज कर सकते हो कि प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, बट अगर हम 1 की बात करें तो 1 क्या है? 1 प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर? सी, प्राइम नंबर की डेफिनेशन है, 2 कंडीशंस है, एक तो 1 के टेबल में आना चाहिए और एक अपने टेबल में खुद आना चाहिए। अब अगर हम 1 की बात करें तो 1 के ही टेबल में आता है, राइट? एक ही कंडीशन फुलफिल हो रही है कि वो 1 के टेबल में आता है, वो और किसी टेबल में तो आता ही नहीं है। सो व्हाट इज 1? 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर भी नहीं है, कंपोजिट नंबर भी नहीं है, 1 इज अ यूनिक नंबर। ओके, सो 1 जो होता है हमारा वो यूनिक नंबर होता है। ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, 1 इज अ यूनिक नंबर। तो 1 को यूनिक नंबर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ना तो वो प्राइम नंबर होता है और ना ही वो कंपोजिट नंबर होता है। सो आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन अब समझ में आ गई। तो अब हम अपना एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। फाइन, अब हम एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। हमारी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मीन्स हमें हर नंबर को लिखना है उसके फैक्टर्स की फॉर्म में, फैक्टर्स की फॉर्म में, वो भी प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में। सो हम लिख सकते हैं, जैसे फर्स्ट है 140। सो इट इज सो सिंपल, आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। अगर हम 140 की बात करें तो इस तरीके से आपको 140 देखना है किसके टेबल में आता है। नाउ यू हैव टू सर्च ओनली फॉर प्राइम नंबर्स ओनली। मतलब 140 तो 10 के टेबल में भी आता है, राइट? लास्ट में 0 है तो 140 10 के टेबल में भी आता है। बट 10 हमारा प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 10 5 और 2 के टेबल में भी आता है, राइट? 10 के ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, राइट? तो 10 क्या है? कंपोजिट नंबर है। हमें सिर्फ प्राइम नंबर सोचने हैं, मीन्स छोटे से छोटा नंबर जो इसके टेबल में है, बड़ा नंबर नहीं सोचना। सो 140 2 के टेबल में आता है, हम हमेशा 2 से स्टार्ट करते हैं। सो 2 7 14 एंड 2 0 0। नाउ 70 किसके टेबल में आता है? 70 भी 2 के टेबल में आता है। 2 3 6, 2 5 10। नाउ 35 किसके टेबल में आता है? 3 के टेबल में नहीं आता, 4 में नहीं आता, 5 में आता है। ओके, 5 7 35। आप इसको पहले ये भी कर सकते हो कि 7 5 35, बट हम हमेशा छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं बिकॉज हम प्राइम नंबर ढूंढ रहे हैं। तो हम पहले ही बड़ा नंबर नहीं ढूंढते, हम सबसे पहले छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले इसको छोटे नंबर से करेंगे, 5 7 35 और उसके बाद 7 1 7। अब आप इसको क्या लिख सकते हो? 2 multiply 2 multiply 5 multiply 7, राइट? नाउ 2 को आप क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 2, क्योंकि 2 2 बार है तो 2 की पावर 2 बन गई। मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 140। तो 140 को हमने प्राइम नंबर्स या फिर प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में लिख दिया। मींस इन प्राइम नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 140 आएगा। ओके, दीज आर प्राइम फैक्टर्स। 2 की पावर 2, 5 और 7 ये प्राइम ही होने चाहिए। यहाँ पे आप 2 into 2 करके यहाँ 4 नहीं लिख सकते। अगर आपने 4 लिख दिया तो वो प्राइम फैक्टर्स नहीं होंगे ना। तो यहाँ पर 2, 5 और 7 प्राइम फैक्टर्स हैं। सो दीज आर फैक्टर्स ऑफ 140। जिस तरीके से हमने फर्स्ट पार्ट किया, सिमिलरली हम सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट भी सॉल्व कर लेंगे। जितने पार्ट्स आपको दे रखे हैं बुक में, आप उसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। आई थिंक ये क्लियर है आपको। सो अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट द एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी। अब ये क्या है? दिस इज अ सिंपल थिंग।
देखो आपने पुरानी एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 1.1 में सीखा कि हम किसी भी दो नंबर्स के को डिवाइड करके एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं। तो अगर कोई भी दो नंबर में मानूं, सपोज ए और बी, ए और बी कोई भी दो नंबर है जिसका हमने एचसीएफ भी निकाला और एलसीएम भी निकाला, एचसीएफ भी निकाला और एलसीएम भी निकाला, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, उन दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन, जिसका हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहे हैं, उन दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल होता है, एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल। इसको हम एक एग्जांपल के से समझ सकते हैं। जैसे आपका सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट है 26 एंड 91, मीन्स टू नंबर्स दे रखे हैं 26 एंड 91, सो ए विल बी 26 एंड बी विल बी 91। अब हम पहले इसका एचसीएफ निकालेंगे एंड देन एलसीएम निकालेंगे। तो 26 और 91 का अगर हम एचसीएफ निकालें, सो 26 और 91 किसकी टेबल में आते हैं, दोनों एक साथ किसकी टेबल में आते हैं, 13 की टेबल में। सो दिस विल बी 13 2 26, 13 7 91। अब 2 और 7, क्या 2 और 7 किसी की टेबल में आते हैं, नो, 2 और 7 किसी की टेबल में एक साथ नहीं आते। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, सिर्फ 13। एचसीएफ इसका आ गया 30। अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम हम इसी में निकाल सकते हैं, बस इसको और आगे सॉल्व कर देंगे। अब हम इसको इंडिविजुअली देखेंगे। अगर ये एक साथ हमें कोई नंबर नहीं मिल रहा जिसके टेबल में ये दोनों नंबर आते हैं, तो अब हम इनको सेपरेटली करके सॉल्व करेंगे। जैसे 2, सिर्फ 2 को देखेंगे, 2 किसकी टेबल में आता है, तो 2 आता है 2 की टेबल में, तो 2 1 जा 2 एंड 7 एज इट इज रहेगा। नाउ 7 की टेबल में 7 आता है, तो 7 1 जा 7। अब ये 1 1 बन गए दोनों, इट मीन्स इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या आंसर आएगा, 13 2 26 एंड 26 इंटू 7 182। सो एलसीएम इज 182। अब आपने यहाँ वैल्यूज पुट कर दी। अब आप इन दोनों साइड्स को सॉल्व करोगे तो आपका लास्ट में सेम आंसर आएगा। तो वेरिफिकेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हम वेरीफाई कर देंगे कि ये फॉर्मूला करेक्ट है, हमने वेरीफाई कर लिया। अब अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हो, सबसे पहले एक चीज याद रखनी है, जब भी हम कोई चीज वेरीफाई करते हैं, कोई चीज प्रूव करते हैं, तो इक्वल का साइन साथ में नहीं चलेगा। आप दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड, तो आप एलएचएस को और आरएचएस को, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को अलग अलग सेपरेटली सॉल्व करोगे एंड देन वैल्यूज इक्वल आएंगे। देन यू विल पुट दैट एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। पहले से ही आप इक्वल का साइन नहीं डाल सकते। तो हम एलएचएस को अलग सॉल्व करेंगे, तभी मैंने बीच में लाइन खींची। एलएचएस को अलग सॉल्व करेंगे एंड आरएचएस को अलग सॉल्व करेंगे। सो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 6 1 6, 6 8 48, 6 9 54, 2 1 2, 9 2 18। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8 + 5 13 एंड 1 + 1 20। सो इसको सॉल्व करके आया है 2366। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड है 182 मल्टीप्लाई 13। तो चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2 6, 8 3 24, 3 1 3 4 5 एंड यहाँ 2 8 1। अब इसको प्लस करोगे, 4 + 2 6, 8 + 5 13, 1 + 1 2। सो इधर सॉल्व कर भी 2366 आ गई हमारी दोनों साइड्स की वैल्यू सेम। एलएचएस आरएचएस की दोनों सेम। नाउ यू विल राइट एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। अब एलएचएस आरएचएस के इक्वल हो गया। इट मीन्स जो हमें ऊपर क्वेश्चन में प्रूव करना था, ये फॉर्मूला वो हमने प्रूव कर दिया। एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस वेरीफाइड। क्योंकि हमें वेरीफाई करना था या प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव्ड या फिर हेंस वेरीफाइड, आप कुछ भी लिख सकते हो। आप इस सारी चीजों को नोट डाउन कर लो। So this was the first part. सेकेंड और थर्ड पार्ट आप लोग खुद भी कर सकते हो क्योंकि सेम है। आपको इसमें कुछ अलग नहीं है। एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है, फॉर्मूले में पुट करना है। एलएचएस अलग सॉल्व करना है, आरएचएस अलग सॉल्व करना है एंड देन जब दोनों इक्वल आ जाए तो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। अगर आपका दोनों इक्वल नहीं आ रहा, इट मीन्स आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक है। या तो आपका एचसीएफ गलत आया है, एलसीएम गलत आया है, या फिर आपने मल्टीप्लाई गलत करा है, या तो यहाँ या तो यहाँ। सो आपका वेरीफाई का ये फॉर्मूला है। इक्वल नहीं आ रहा, इट मीन्स आपने गलत मल्टीप्लाई करा है, कैलकुलेशन मिस्टेक है। आई होप आपने सेकंड क्वेश्चन
उतार लिया फर्स्ट पार्ट, बाकी पार्ट सब खुद करना। अगर कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नाउ लेट्स डू थर्ड क्वेश्चन। सो हमारा थर्ड क्वेश्चन भी सिमिलर ही है, बट इधर हम दो नंबर्स का एचसीएफ एंड एलसीएम निकाल रहे हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 नंबर्स। सो what is the question? Find the LCM and HCF of the following integers by applying prime factorization method. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आता है आपको? प्राइम फैक्टर्स का मेथड हमने ऊपर करा फर्स्ट क्वेश्चन में प्रॉपर तरीके से, जैसे फैक्टर्स नॉर्मल आप निकालते हो उसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमारे नंबर्स क्या क्या हैं? फर्स्ट पार्ट 12, 15 एंड 21। 12, 15 एंड 21 आप निकाल सकते हो। 12, 15 एंड 21। अगर आप इसका एचसीएफ निकालो तो सबसे पहले आप ढूंढोगे कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसके टेबल में तीनों नंबर्स एक साथ आते हैं। सो 3 इज देयर, 3 4 12, 3 5 15 एंड 3 7 21। 3 वो नंबर है। अब 4, 5 और 7 की बात करते हैं। 4, 5, 7 एक साथ किसी के टेबल में नहीं आते। इट मीन्स एचसीएफ सिर्फ हमारा यहीं तक होगा। 3 इज द एचसीएफ। सो हमारा इसमें एचसीएफ आ गया 3। ओके, नाउ अब हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम हम इसी में आगे सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम के लिए आप क्या करते हो? अब इसको इंडिविजुअली सॉल्व करोगे। मीन्स पहले 4 देखोगे, 4 किसके टेबल में आता है? 2। बाकी सारे एज इट इज रहेंगे। अगेन 2 किसके टेबल में आता है? 2। बाकी सारे एज इट इज। अब वही 1 बन गया। 5 को 1 बनाना है। 5 किसके टेबल में आता है? 5 के टेबल में आता है, तो 5 1 जा 5 और 7 किसके टेबल में आता है? 7 के टेबल में। सो 7 1 जा 7। नाउ 7 1 जा 7। अब इन सारे तीनों 1 बन गए। अब इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका एलसीएम निकल जाएगा। सो एलसीएम इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। राइट? तो आपका एचसीएफ भी निकल गया और आपका एलसीएम भी निकल गया बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आप इसको एक साथ और इसको अलग अलग भी कर सकते हो। अलग अलग वो आप छोटी क्लास में करते थे, जैसे 12 के अलग फैक्टर्स निकाले, 15 के अलग निकाले एंड 21 के अलग निकाले। फिर इसमें इन तीनों में जो कॉमन आता था वो होता था एचसीएफ, और तीनों में जो कॉमन आता था वो तो एचसीएफ हो गया। बाकी जो अगर आपको एलसीएम निकालना होता तो पहले आप कॉमन ढूंढते थे, एक बार लिखते थे कॉमन, और उसके बाद जो नंबर्स बच गए बाकी उनको साथ में मल्टीप्लाई में लिख देते थे। राइट? तो इस तरीके से भी निकाल सकते हो। ये बच्चों वाला हो जाता है, बट आप एक साथ ऐसे निकाल सकते हो जैसे आपने ऑलरेडी निकाल रखा है। सो ये हमारा हो गया थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। इसके सेकंड और थर्ड पार्ट आप खुद कर सकते हो। आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। नेक्स्ट वी विल डू क्वेश्चन 4। सो क्वेश्चन 4 इज सेम एज क्वेश्चन 2 जो अभी हमने करा। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू A multiply B. So what is question 4th? Okay, so question 4th, given that HCF 306,657 is equal to 9, find LCM of 306,657. अब ये दो नंबर्स क्या हैं? देखिए आपको किस तरीके से दे रखा है। HCF ब्रैकेट 306,657 is equal to 9, ये आपको दे रखी है। अब ये जो ब्रैकेट में दो नंबर है ये क्या है? एचसीएफ आपका 9 है, एचसीएफ इज इक्वल टू 9, बट ये एचसीएफ निकला किसका है? कोई 2 डिजिट्स होंगे, कोई 2 नंबर्स होंगे जिसका आपने एचसीएफ निकाला है। तो वो 2 नंबर कौन से हैं? ये दोनों वो नंबर्स हैं। सो दिस इज ए एंड दिस इज बी। अब आपका फॉर्मूला क्या होता है? आपको एलसीएम निकालना है, राइट? और डायरेक्टली नहीं निकालना है एलसीएम, आपको फॉर्मूले से निकालना है। तो आपका फॉर्मूला होता है ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। अब a इंटू बी, ए और बी ये दो नंबर्स हैं, तो यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर दोगे। एचसीएफ की वैल्यू आपको 9 दे रखे, तो आप एचसीएफ की जगह 9 डाल दोगे। एलसीएम आपको नहीं दे रखा तो एलसीएम की जगह आप एलसीएम लिखो। आपको इक्वेशन में सारी वैल्यूज पता है, बस एक वैल्यू नहीं पता, दैट इज एलसीएम। सो एलसीएम आप कैसे निकाल सकते हो? एलसीएम आप वहीं पे रखो। 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर कोई डिजिट एक साइड पे मल्टीप्लाई होती है तो दूसरी साइड जाकर वो डिवाइड हो जाती है, इक्वल के दूसरी साइड जाके। ना 9 मल्टीप्लाई हो रहा है,
यहाँ पर आप 9 को डिवाइड में ले जाओगे। अब आप इसको सॉल्व कर दो, आपका एलसीएम निकल जाएगा। अगर आप इसको कैंसिल करो तो ये किससे कैंसिल होगा? 3 से। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, अगेन ये 3 से कैंसिल होगा। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। सो आपका आएगा 34 मल्टीप्लाई 6 5 7 इज इक्वल टू एलसीएम। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपकी एलसीएम की वैल्यू आ जाएगी। इट मीन्स अगर आपको किसी इक्वेशन में कोई एक वैल्यू नहीं दी और बाकी सारी वैल्यूज दी हैं तो आप इजीली निकाल सकते हो। आपको डायरेक्टली वैल्यूज पुट करनी है और अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपने उतार लिया हो। आप स्क्रीन पॉज करके आप लिख सकते हो। अब हम 5th क्वेश्चन पढ़ेंगे। सो 5th क्वेश्चन इज चेक वेदर 6 की पावर n, 6 raised to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि 6 की पावर n है। 6 की पावर n है और अगर आप n की जगह कोई भी वैल्यू डालो, कोई भी वैल्यू मीन 0 1 2 3 4, आपने कोई भी वैल्यू पुट करी तो आपको बताना है क्या कभी लास्ट में 0 आ सकता है, लाइक 6 की पावर n। तो आपको इसमें पुट करके ही देखना होगा। आपको सारी वैल्यूज पुट करने की जरूरत नहीं है। आप 3 4 नंबर तक वैल्यूज पुट करो और अगर कोई सीक्वेंस बन रहा है इट मीन्स वो सीक्वेंस आगे तक चलेगा। आगे तक मतलब आप कोई भी वैल्यू डालोगे वो सीक्वेंस आगे कंटिन्यू रहेगा। तो आप n की जगह पुट करो 1, पुट n इज इक्वल टू 1। सबसे पहले हम 0 पुट करते हैं। ओके, 6 की पावर अगर हमने 0 डाली तो क्या आंसर आएगा? अगर किसी नंबर की पावर 0 होती है तो आंसर 1 होता है। 6 की पावर 0 1। नाउ 6 की पावर अगर हम 1 पुट करें, पुट n इज इक्वल टू 1, n की जगह 1 डालो तो 6 की पावर 1 मीन्स 6, राइट। नाउ पुट n इज इक्वल टू 2, 6 की पावर 2 कितना आएगा? 6 इंटू 6, 6 दो बार अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 6 जा 36। नाउ पुट n इज इक्वल टू 3, 6 की पावर 3, तो 6 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 बार मल्टीप्लाई हो गया 36 बना। अब तीसरी बार एक और बार इसमें 6 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा? 216। ओके, आपको आगे वैल्यूज डालने की जरूरत नहीं क्योंकि आपको यहीं पे एक पैटर्न दिख रहा है। स्टार्टिंग में जब आपने 0 डाला तो 1 था, क्योंकि आप किसी भी नंबर की पावर 0 करोगे तो वो 1 बन जाएगा। तो इसमें तो कोई अलग चीज नहीं है। आपको कोई भी नंबर होता तो उसका आंसर 1 ही होता। बट अब हम यहाँ पर जब हमने 1 से पुट करना स्टार्ट करी तो हमारी क्या क्या वैल्यूज आई? हमारी वैल्यू लास्ट में हमें लास्ट डिजिट देखने की, लास्ट डिजिट क्या 0 बनती है या नहीं। तो फर्स्ट में 0 नहीं बन रही, 6 बन रही है, अगेन 6 बन रही है, 3 डाली तब भी 6 बन रही है। इट मीन्स हम कुछ भी वैल्यू डालें वो लास्ट में 6 6 6 ही बनती जाएगी। क्योंकि अगर आप इसमें दोबारा 6 की पावर 4 करोगे, इसमें 6 मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में 6 6 36, लास्ट डिजिट 6 ही रहेगी। तो इससे हमारा क्या पैटर्न बना कि हम कोई भी वैल्यू पुट करें लास्ट डिजिट इज 6, देयरफॉर इट कैन नेवर एंड विद 0 डिजिट। ओके, इट मीन्स अगर आप कोई भी पावर डालोगे ऊपर n की जगह कोई भी वैल्यू डालोगे तो आपका आंसर जो भी आया उसकी लास्ट में कभी 0 डिजिट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बिकॉज ये वाला पैटर्न फॉलो कर रहा है जिसमें लास्ट डिजिट इज ऑलवेज 6। ओके, एक्सेप्ट द फर्स्ट वन। सो हमारा ये पार्ट भी हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6th क्वेश्चन। सो 6th क्वेश्चन इज आपको बताना है कि क्या ये कंपोजिट नंबर है या नहीं, बिना सॉल्व करे। बिना सॉल्व करे मीन्स बिना पूरा मल्टीप्लाई एंड प्लस करे, बिना प्रॉपर कैलकुलेशन करे आपको बताना है इज इट अ कंपोजिट नंबर और नॉट। सो क्या है? एक्सप्लेन। ओके, सो यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाई इट इज अ कंपोजिट नंबर। एक्सप्लेन व्हाई दिस एंड दिस नंबर इज कंपोजिट। So let's solve it. देखो आपके पास एक तो क्या तरीका है, आप पूरी वैल्यू को सॉल्व करो। मीन्स जैसे आपका फर्स्ट पार्ट है 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, राइट। अभी हमने पीछे करा था कि जो जो डिजिट मल्टीप्लाई होती है उन सबका मल्टीप्लाई करके एक नंबर बन जाता है। हमने फैक्टर्स करा ना, मीन्स ये बड़ा जो नंबर है ये कोई नंबर था उसके हमने फैक्टर्स करके लिख दिए। मतलब जैसे अगर 6 लिखना था तो 6 की जगह हमने 3 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख दिया। इट मीन्स ये पूरा एक ही नंबर है, बस हमने इसको खोल के लिख दिया, इसके फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दिया इसको। ओके, सो दिस इज अ कंप्लीट नंबर, दिस इज अ कंप्लीट नंबर। अब बीच में प्लस है। अब एक तो क्या तरीका है आपका कि आप इनको मल्टीप्लाई करो और इसमें प्लस करो
और जो आंसर आए फिर उसके फैक्टर्स करके चेक करो कि कंपोजिट नंबर है या फिर प्राइम नंबर है। बट उतना टाइम नहीं है, अगर ये बहुत बड़ी डिजिट होती तो आप क्या करते, तब तो पूरा सॉल्व नहीं करते। तो आपको बेसिकली क्या करना है, कॉमन लेना है। आपको इधर और इधर कुछ कॉमन दिख रहा है, यस 13 इज देयर, सो आप 13 कॉमन ले लोगे। यहाँ पे आप 13 कॉमन लोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस 13 की जगह से 13 कॉमन लिया तो कितने पे लिया, 13 1 जा 13, सो इट विल बी 13 1 जा 13, यहाँ पर 1 बचेगा। ओके, अब आपको ये ब्रैकेट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो कोई डिजिट बनेगी जो 1 से तो बड़ी ही होगी, राइट। इस ब्रैकेट को अगर आप सॉल्व करोगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस हो रहा है, एक से ज्यादा नंबर प्लस हो रहे हैं तो ऑब्वियसली उनको प्लस करके 1 से तो बड़ा ही नंबर बनेगा ना, तो इसको प्लस करके कोई नंबर बनेगा जो 1 से बड़ा होगा, राइट। और यहाँ पे दूसरा नंबर है 13, इट मीन्स जो आंसर आएगा उसके दो फैक्टर्स हैं, कौन से, एक तो 13 और एक फैक्टर अदर देन 1, तो मीन्स उसके 3 फैक्टर्स हो गए। 3 फैक्टर्स तो कम से कम होंगे उस नंबर के जो सॉल्व करके बनेगा, एक तो 1 होगा क्योंकि 1 सबका फैक्टर होता है, एक 13 होगा और एक वो नंबर होगा जो ब्रैकेट को सॉल्व करके बनेगा। तो इसके कितने फैक्टर्स हो गए, 3 फैक्टर्स। अब इसके 3 फैक्टर्स हो गए, इट मीन्स इट इज अ कंपोजिट नंबर। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 13 1 जा 13, राइट। सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इट हैज factors, it has 3 factors, so it has 3 factors, 1 13 and bracket। आप यहाँ पे ना ब्रैकेट लिखने के बजाय ब्रैकेट को सॉल्व करके भी लिख सकते हो कि दिस इज द नंबर। ओके, पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, सिर्फ ब्रैकेट सॉल्व करके, जैसे 11 7 77 77 प्लस 1 78, सो इट इज 1 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 78, इसको आप 78 लिख दो। ओके, सो आप किसके 3 फैक्टर बन रहे हैं, 1 13 78। इट हैज मिनिमम 3 फैक्टर्स, मिनिमम मतलब कम से कम 3 फैक्टर तो है, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि आप 78 को भी तो खोल के लिख सकते हो ना, तो 3 से ज्यादा फैक्टर हो जाएंगे। पर हमें क्या देखना है कि कम से कम कितने फैक्टर्स हो सकते हैं। अगर कम से कम 2 फैक्टर हैं, नंबर इटसेल्फ और 1, तो वो तो प्राइम नंबर होता है। पर उसके अगर उससे ज्यादा फैक्टर हैं, जैसे यहाँ पे 3 फैक्टर कम से कम है, इट मीन्स इट इज अ कंपोजिट नंबर, सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। क्यों है कंपोजिट नंबर, बिकॉज इट हैज मिनिमम 3 फैक्टर्स, क्योंकि इसके कम से कम 3 फैक्टर तो हैं ही, इसलिए ये है कंपोजिट नंबर। सिमिलरली आपका इसमें जो इन्होंने सेकंड पार्ट दे रखा है वो सिमिलरली इसी तरीके से सॉल्व होगा। मैं आपको एक बार लिख के दिखा देती हूँ। ओके, सो आपका नंबर है 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। अगेन हम देख सकते हैं इधर के सारे नंबर्स मल्टीप्लाई में है, इट मीन्स ये पूरा एक नंबर था जिसको हमने खोल के लिख दिया फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, और आगे 5 एक अलग नंबर है। तो इसमें भी हम सेम थिंग करेंगे। आपको इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, आपको इसमें कॉमन दिख रहा है 5, सो 5 को आप कॉमन ले लो। ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ से 5 कॉमन हो गया, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 3 2 1 प्लस एज इट इज उतरेगा नीचे। ओके, अब 5 हमने यहाँ से कॉमन लिया तो 5 1 जा 5 लिया होगा, सो 5 1 जा 5। अगेन इसको सॉल्व करके कोई नंबर बनेगा जो 1 से बड़ा होगा। अब वो नंबर 1 से बड़ा है और हमारा जो दूसरा नंबर है वो है 5, है ना। और तीसरा नंबर क्या होगा, 1 1 तो हमेशा रहता है, क्योंकि किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई बाय 1 करोगे तो वो सेम ही नंबर बनेगा। तो हमारे यहाँ पे 3 फैक्टर्स बन गए, 1 5 और ये ब्रैकेट को सॉल्व करके जो नंबर बनेगा बड़ा। सो इट ऑल्सो हैज 3 फैक्टर्स, मिनिमम 3 फैक्टर्स। सो क्या है, ये कॉम्पोजिट नंबर है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। हम लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से, दैट इज there is a circular path along the sports field. Sonia takes 18 minutes to drive 1 round to the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Means 2 बच्चे हैं, सोनिया एंड
रवि, तो सोनिया को लगते हैं 18 मिनट्स टू कवर 1 राउंड, एक राउंड लगाने में उस पार्क का उसको 18 मिनट्स लगते हैं और रवि को 12 मिनट्स लगते हैं। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट फ्रॉम एट द सेम टाइम। अगर उन्होंने एक साथ, जैसे रेस लगाते हैं ना, उसी तरह से उन्होंने एक साथ एक पॉइंट से एक ही टाइम पे रेस लगाई अराउंड द पार्क, तो आपको बताना है कि कितने मिनट्स बाद, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, वो कितने मिनट बाद दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। अब पहले राउंड में ही वो स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं मिल सकते। एक तो फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे, वो जब वो स्टार्ट हो रहे होंगे कि अब हमें भागना है, जब वो भागेंगे नहीं, जब वो स्टार्ट हो रहे हैं कि अभी हम भागेंगे रेडी स्टडी को, तो उस टाइम पे वो वहीं पे खड़े होंगे दोनों। बट जब एक बार उन्होंने भागना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद वो कितने मिनट बाद वापस आके मिलेंगे। तो एक तो 18 मिनट्स में राउंड कंप्लीट कर रहा है और दूसरा कर रहा है 12 मिनट्स में। तो 12 मिनट्स वाला जल्दी भाग रहा है, इसलिए उसने कम टाइम लगाया, तो वो तो जल्दी भाग के वो पहले पहुंच गया। बट जो 18 मिनट्स वाला है वो तो अभी भी राउंड लगा रहा है। अब क्योंकि वो रुक नहीं रहे, तो क्या होगा, जब वो 12 मिनट्स वाला राउंड लगा के आया, वो दोबारा कंटिन्यूसली राउंड लगाने लगे, वो वहीं पे नहीं खड़ा। ओके, तो अब क्या होगा, जो टाइम उनको लगेगा, जितना टाइम उनको लगेगा वापस मिलने में, वो इन 2 डिजिट से ज्यादा होगा कि कम होगा। अगर एक बच्चा 12 मिनट्स लगाता है भागने में, दूसरा बच्चा 18 मिनट्स लगाता है, अगर एक बच्चा 12 मिनट्स में एक राउंड कंप्लीट कर रहा है और दूसरा बच्चा 18 मिनट्स में वो राउंड कंप्लीट कर रहा है, तो कितने टाइम बाद वो दोनों वापस एक ही पोजीशन पे, एक ही पॉइंट पे मिलेंगे। वो टाइम इन दोनों से ज्यादा होगा कि कम होगा? ऑब्वियसली ज्यादा होगा, क्योंकि जब इसने 12 मिनट्स में राउंड लगाया कंप्लीट, तो 18 वाला तो अभी भी भाग रहा है ना। अब 18 वाला भी भाग, जब 18 वाला अपनी ओरिजिनल पोजीशन पहुंचेगा तो उसको 12 वाला वहां पे नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि 12 वाला भी कंटिन्यूसली भाग रहा है, वो कहीं और आगे दूसरा राउंड लगा रहा होगा। तो इट मीन्स ना ही 12 मिनट्स में, ना ही 18 मिनट्स में, 12 और 18 से ज्यादा मिनट्स में वो अपना दोबारा स्टार्टिंग पोजीशन पे आएंगे। तो इस केस में हम क्या करेंगे, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जो एलसीएम होता है किसी भी 2 नंबर्स का, वो हमेशा लार्ज आता है। लार्ज मीन्स बड़ी वैल्यू आती है, और एचसीएफ की वैल्यू हमेशा छोटी आती है। मैं नंबर की बात करूं, जो आंसर आएगा आपका एलसीएम निकाल के किसी 2 डिजिट का, वो बड़ा आता है और एचसीएफ छोटा आता है। तो आप बताओ इसमें क्या लगेगा, क्योंकि हमें बड़ी वैल्यू चाहिए, बड़ा आंसर आएगा, हमें इतना पता है, तो बड़ा आंसर आएगा तो हमें क्या निकालना है, एलसीएम। तो आप इन 2 नंबर्स का एलसीएम निकाल दोगे और जो आपका आंसर आएगा उतने मिनट बाद वो 2 बच्चे एक साथ स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा मिलेंगे। सो आई होप आपको ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स समझ में आए। आज हमने एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर ली। फाइन, हमने 1.2 कंप्लीट कर ली। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, आपको कोई सजेशन देना है, तो आप उस चीज को भी इंक्लूड करके नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अपने फ्रेंड सर्कल में आप इसको जरूर शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना, और ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस भी बनाकर देती रहूं। ओके, सो थैंक यू, टेक केयर, बाय।